तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पे हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं, जिससे करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम का छूटने ना पाए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स में क्या क्या द हिंदू में निकले हुए हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। और यहाँ पे सिर्फ 7 से 8 ही आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी तो इससे भी काफ़ी कम जो है आर्टिकल्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दो आर्टिकल हम ऐसे भी पॉइंट आउट कर देते हैं आपके लिए कि जहाँ पे अगर कोई एक लाइन की भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वो भी ना छूटने पाए, क्योंकि इन केस वहाँ से भी कोई अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया तो कम से कम आप उसका आंसर देने के लायक रहे दोस्तों। और यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको देते हैं एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हमारा PYQ हो सकता है, वो करंट अफेयर्स का हो सकता है, प्लेसेस इन न्यूज़ से हो सकता है। तो और आप सभी जानते हैं कि उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो आप उस डिस्कशन से वहाँ के उस क्वेश्चन को पहले देखिए और उसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। उसके पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ एक कोट, और वो कोट क्या है हम देख लेते हैं दोस्तों। एजुकेटिंग, देखिए, एजुकेटिंग माइंड विदाउट educating mind without educating heart is no education at all। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एजुकेटिंग माइंड विदाउट एजुकेटिंग हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। अब यहाँ पे शायद ये हो सकता है एजुकेटिंग योर माइंड विदाउट एजुकेटिंग योर हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके अरस्तु जी ने, एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल का कथन है दोस्तों, अरस्तु ने कहा है, अरस्तु। हालांकि अरस्तु ने कुछ कुछ ऐसी भी बातें कही थी जो सुन करके कुछ जो है हंसी भी आती है उनके कुछ कुछ बातों को, और जिसको लोगों ने बहुत ही मतलब बहुत लंबे समय तक 300 से 400 सालों तक जो है उनकी इस बात को लोग मानते रहे कि हाँ इन्होंने जो बात कही वो सच बात थी। पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा कोड क्या कहता है, एजुकेटिंग माइंड विदाउट एजुकेटिंग हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिमाग को एजुकेट करना और अपने हार्ट को एजुकेट ना करना, तो ये किसी भी तरीके का एजुकेशन नहीं। और ये बात सच कैसे है दोस्तों, आप देखेंगे जो एक तरीके से एग्जाम्पल में दे रहे होंगे, जो टेररिस्ट भी होते हैं, बहुत से आपने सुना होगा कि बहुत हाई लेवल के पढ़े लिखे भी टेररिस्ट होते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, दिमाग को तो एजुकेट कर लिया उन्होंने लेकिन अपने हार्ट को एजुकेट नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि वहाँ पे उनके पास इमोशंस नहीं है। देखिए इमोशनल होना बहुत ही अच्छी बात है, एक होता है ओवर इमोशनल होना। तो ओवर इमोशनल होना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी के लिए, लेकिन इमोशनल होना भी अच्छी बात है। जैसे एक हो सकती है, आप बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी है इमोशनल होना। कहीं पे आप देखेंगे इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो कोई लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि ओवर इमोशनल होना मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन दोस्तों मैं अपने लिए बता दूं, अगर एक्चुअली में मैं देखती हूँ इमोशनल होना मेरे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी रहा है। इमोशनल होने के लिए, इमोशनल होने की वजह से, ओवर इमोशनल होने की वजह से कुछ ऐसे काम भी हम कर लेते हैं जो ऐसे अगर हम नॉर्मल स्टेज में रहें तो हम वो नहीं कर पाएंगे, हमारा करेज नहीं हो पाएगा वो करने का। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर आप ओवर इमोशनल हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेके, जानवरों को लेकर के, तो आप उन जानवरों की बहुत अगर गंदी सिचुएशन होगी, उनको बीमारी होगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे उस काम को कर लोगे, बहुत ही सही तरीके से उसको जाके बचा लोगे, वहाँ पे सेव करोगे और उसको जो है चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो है जैसे हो गए डॉग्स वगैरह हो गए या कोई जानवर वगैरह हो गए, उनको अगर कोई बीमारी हो गई, उनको कीड़े वगैरह लग गए, वो इतने हाइपर इमोशनल हैं कि वहाँ पे जाके उनको जो है वो सेव करते हैं, उनकी पूरी खुद के हाथ से सफाई करेंगे उनकी और उनको सही करेंगे। कोई इमोशनल है तभी तो कर पा रहा है ये, अगर वो इमोशनल ना होता, उसके अंदर में जो है इमोशंस ना होते तो वो चीज़ें कैसे कर लेता।
तो इमोशनल होना बहुत पॉजिटिव भी होता है। आप अपने माँ बाप के प्रति अगर इमोशनल होते हो, अपनी फैमिली के प्रति इमोशनल होते हो, अपनी सोसाइटी को लेकर के इमोशनल होते हो, अपने देश को लेकर के इमोशनल होते हो, अपने पूरे विश्व को लेकर के इमोशनल होते हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाइपर इमोशनल हो जाना और किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप इमोशनल हो गए, तो ये एक तरीके से आप जो है रेडिकलाइज कर दिया आपने अपने इमोशन को, कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बाकी धर्मों के लिए आप जो है उस तरीके से आपने व्यवहार नहीं किया। तो एजुकेट करना अपने दिमाग के साथ साथ अपने हार्ट को भी, जो चीज़ों के लिए एजुकेशन आपने अपने हार्ट को जो है क्या कहते हैं एजुकेट करना, ये सिखाता है हमें। हालांकि बहुत से लोग नहीं सीख पाते हैं इस प्रोसेस में, इसीलिए आप देखेंगे एक नैतिक क्या कहते हैं नैतिकता वाली, इथिकल वाली जो किताब होती है, वो आप देखेंगे 5th 6th में जो है, जो बोर्ड वगैरह होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वहाँ पे भी एक कंपलसरी समझो एक जो है इथिकल बुक्स होती हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जिनमें हमारे अच्छे अच्छे जो पहले के लोग रहे हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो गए और लोग जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, या कुछ लोगों ने जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए वहाँ पे चैप्टर्स वगैरह दिए होते हैं। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि बच्चा सिर्फ साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ जाता ना रहे, वो कम से कम अपने हार्ट को भी एजुकेट करता रहे साथ साथ में, जिससे कि कल को अगर उसने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन गया, तो कम से कम इसकी संभावना ना रहे कि वो कुछ ऐसा विनाशकारी कुछ इन्वेंशन कर दे, कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन कर दे जो कि पूरी दुनिया समाप्त कर सके। अब देख रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब जो है आज के टाइम पे कितना बड़ा जो है, ये भी तो किसी ने बनाया ही था ना। ओपनहाइमर आप देखेंगे मूवी भी आई है इस पे, बाद में जिन्होंने बनाया वो इसको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया। उनकी एक वीडियो भी उस टाइम पे वायरल हो रही थी, वो रो भी रहे थे कि मैंने जो है दुनिया को ख़त्म करने का एक ऐसा जरिया बना दिया है, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे। तो दोस्तों एजुकेट करना अपने आप को अच्छी बात है, और इमोशनली भी अपने आप को एजुकेट करना, हार्ट के स्तर पे अपने आप को एजुकेट करना, लोगों से लेकर के इमोशनल कनेक्टिविटी आपके पास में होना, सोसाइटी को लेकर के। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कल को आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो कम से कम आप मेंटली ही एजुकेट ना हो। इसीलिए इसमें एथिक्स का पूरा एक पेपर दिया होता है दोस्तों। एथिक्स का पेपर क्यों दिया गया है? जिससे कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक जो है साइंटिफिक और एक उसके ढर्रे पर जो है अपने आप को एजुकेट करते ना चले जाए, आप इथिकली भी अपने आप को एजुकेट करें। उसमें आप देखेंगे कि आपको डिसीजन मेकिंग के कितने ढेर सारे जो है एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी गई तो वहां पे आप जो है कैसे डिसीजन लेंगे। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। तो ये हमारा है आज का कोट, एजुकेटिंग माइंड विदाउट एजुकेटिंग हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। तो ये बात काफी हद तक सही भी है, और हम ये देखेंगे, और हम देखेंगे अपना जो है आज का आर्टिकल हमारे क्या क्या निकले हुए हैं। इंडिया टू सेट अप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हम इसको देखेंगे, यहाँ पे बिग कैट अलायंस की बात कही है इंडिया ने, और बिग कैट्स में क्या आती हैं, और क्वेश्चन भी यहीं से आपको मिलेगा, और आपको फिर ये आर्टिकल अच्छे से देखना रहेगा कि इस पर आंसर कैसे देंगे। सेंटर्स हाउसिंग स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप्स फेसिंग हर्डल्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट डेटा। ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात कही जा रही है। सेंटर्स उनकी हाउसिंग स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो सही से उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, क्योंकि हमें कुछ एक्यूरेट डेटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ में हम बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक देखेंगे पीवीटीजीज का, जो कि इसमें इस आर्टिकल में भी निकला हुआ है, और उसको हम अलग से भी पूरा डिस्कस कर देंगे, जिससे क्वेश्चन आप देखेंगे पीवीटीजीज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में। एलिफेंट्स टेक डेड calves to be buried in untrodden paths। अब यहाँ पे एक स्टडी निकली है, एलिफेंट जो होते हैं वो अपने डेड काफ, जो उनका कैरकास होता है, जो उनकी मृत शरीर होती है उनके बच्चों की, या जो कोई भी एलिफेंट होता है, तो उसमें वो कैसे उनको बरी करते हैं, ले जाकर के कहीं पे दफनाते हैं। तो उनका एक पैटर्न देखने को मिला है यहाँ पे। तो इसके साथ में हम एलिफेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और अगला क्या होगा दोस्तों, गूगल रिमूव्स मैट्रिमनी स्ट्रीमिंग एप्स ओवर फ्यू रो। गूगल के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लैश चल रहा है ऐप्स को लेकर के, जो इंडियन ऐप्स हैं उनको लेकर के काफ़ी क्लैश चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हाल की उसमें न्यूज़ क्या आई हुई है, क्योंकि कुछ ऐप को अब आप जा करके प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च मारेंगे तो वो ऐप आपको वहाँ पे अब नहीं दिखाई देंगे, नहीं मिलेंगे। तो जानेंगे कि इसका जो है सारा न्यूज़ क्या है ये। और अगला न्यूज़ होगा हमारा दोस्तों, विद चाइना आउट इंडियन फर्म टू बिल्ड श्रीलंका पावर प्रोजेक्ट। अभी जो है मालदीव में तो इंडिया आउट हो रहा था, लेकिन चाइना श्रीलंका में यहाँ पे चाइना को आउट कर दिया है इंडिया ने इस टाइम पे।
और वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, तो हम देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट हैं और क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। अगला होगा हमारा यूएस ड्रोन सेल्स टू इंडिया प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे बस छोटी सी न्यूज़ है, 2 लाइन में आपको इस पर बताऊंगी। बस ये है कि कौन सा ड्रोन है और कैसे है, कितने का हमारा जो है यहाँ पे निगोशिएशन चल रहा है। जैसे कल को एग्जाम में पूछ ले कि ये कौन सा ड्रोन कहाँ से बिलोंग करता है, किस कंट्री से हम मंगवा रहे हैं, तो ये कम से कम आपको याद रहे। अगला होगा दोस्तों, अगला अनरिस्ट्रेन्ड पोचिंग प्लेस बिग रोल इन डिक्लाइन ऑफ ओडिशास लेपर्ड। अभी लेपर्ड का सर्वे आया है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट सर्वे है वो, जो कि दिखाया गया कि 8% के हिसाब से 8% 4 सालों में लेपर्ड की जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे उससे संबंधित थोड़ा सा ओडिशा का एक वो है आंकड़ा दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा सा है, 2 लाइन का है, वो बस समझ लेंगे एक बारी। ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस, ये कल का जो है आर्टिकल जो मैं नहीं पढ़ा पाई थी आपको, वो आज हमने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें ढेर सारे जो है आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, शेड्यूल और आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जो कि हम वहीं पे देख लेंगे। अगला होगा हमारा इंडिया टू सी वार्मर समर एज एल नीनो कंडीशंस कंटिन्यू। एल नीनो के चलते हम जो है और ज़्यादा गर्मी देखने की संभावना है और जल्दी बारिश हमें नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो पहले चल लेते हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं हमारा आज का है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा है जो भारत में नहीं पाया जाता है। पहला स्नो लेपर्ड, दूसरा बर्फ वाला तेंदुआ, ये दोस्तों लेपर्ड हो गया, तेंदुआ, तीसरा जगुआर हो गया, चौथा प्यूमा हो गया। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा हमारे भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके क्या हैं, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 2, बी ओनली 2, सी ओनली 3 एंड डी ऑल 4। आपको बताना है इनमें से सिर्फ एक नहीं पाया जाता, इनमें से सिर्फ 2 नहीं पाया जाता, 3 नहीं पाया जाता, या 4 के चारों नहीं पाए जाते इंडिया में। तो आपको ऑप्शन देख करके हम इससे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आर्टिकल और यहाँ से इसका आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। ये देखिए, इंडिया टू सेटअप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया जो है बिग कैट अलायंस बनाने की बात कर रहा है, जिसको इंडिया लीड करेगा। ठीक है, जैसे हमने सोलर अलायंस बनाया था 2016 में, उसी तरीके से यहाँ पे जो है बिग कैट अलायंस बनाने की बात कही गई है। और उसके लिए इंडिया ने 150 करोड़ ऑलरेडी रख दिया है एक साइड करके, जो कि 5 सालों में खर्च करेगा वो इस जो है अलायंस के ऊपर। द अलायंस टू बी हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया जाएगा, इंडिया में ही बनाया जाएगा। विल क्रिएट अ कॉर्पस फंड एंड disseminate good practices in the conservation of big cats across their range. 16 of 96 big cat countries have signed on so far. अभी 16 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है इसमें। टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 96 कंट्रीज है जहाँ पे बिग कैट्स पाई जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि बिग कैट्स में कौन कौन आती हैं। टोटल 96 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको टाइगर, शेर, चीते, बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दुनिया में पूरी 96 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें से 16 ने साइन किया हुआ है हमारे बिग कैट अलायंस की शुरुआत जो हम करने वाले हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्लान्स टू, किसने, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री काम करवा रही है, प्लान्स टू सेट अप एंड कोऑर्डिनेट एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आईबीसीए नाम होगा इसका, क्या, आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए, अलोंग द लाइन्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था उसी तरीके से हम बिग कैट अलायंस बना रहे हैं। एंड इंडिया हेडक्वार्टर तो हमारे यहाँ पे होगा टू प्रमोट सोलर इंस्टॉलेशंस ग्लोबली। जैसे हमने सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ाने के लिए ग्लोबली बनाया था, वैसे ही हम आईबीसीए भी बना रहे हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑन February 29। आगे देख लेते हैं हम। इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। द आईबीसीए विच विल बी हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया एंड टू विच इंडिया हैज ऑलरेडी कमिटेड 150 करोड़ का फंड हमने कमिट कर दिया है इस जो है अपने बिग कैट अलायंस के लिए फॉर 5 ईयर्स तक, 5 सालों के लिए। विल लीड इनिशिएटिव, हम इंडिया ही लीड करेगा इस इनिशिएटिव को, टू डिसेमिनेट गुड प्रैक्टिसेस इन कंजर्वेटिंग बिग कैट्स, जो है बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए जो कुछ टेक्नोलॉजीज हो या फिर जहाँ पे कम है उनकी संख्या वहाँ पे, और जो है बिग कैट्स को वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगी इंडिया, और कोऑर्डिनेशन के साथ में जो और सारे कंट्रीज हैं उनके साथ में मिलके। ग्लोबली द बिग कैट्स क्या इंक्लूड करती है, ग्लोबली बिग कैट्स में कितनी कैटेगरी आती हैं, क्या क्या आते हैं बिग कैट में, वो देखना है दोस्तों। टाइगर आते हैं इसमें, टाइगर आएगा आपका, लायन आएगा, शेर, ये आया बाघ आपका, शेर आया, लेपर्ड आया, तेंदुआ मतलब, और स्नो लेपर्ड आया, स्नो तेंदुआ आ गया, और प्यूमा आया, जगुआर आया। एंड
चीता, ये हैं आपके बिग कैट में आते हैं। कितने आते हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर एंड चीता। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैटेगरीज हैं जो कि बिग कैट्स के नाम से जानी जाती हैं। मतलब ये कैट्स की जो बिल्लियां होती हैं उन्हीं की ही एक जो है आप जीनस उनका मान लीजिए कि वहीं से ही इनका जो है वहीं से निकल के आई हुई हैं ये सारी इनकी प्रजातियां। तो इसलिए इनको हम उनसे मिलती जुलती इनकी जो है ट्रेड्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको बिग कैट्स के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर एंड चीता। ध्यान रखना, या तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और इसमें से भी क्या बताएं? बारिंग द प्यूमा एंड जगुआर, द रेस्ट आर फाउंड इन इंडिया विद द लेटेस्ट द चीता हैविंग बीन ट्रांसलोकेटेड अंडर एन एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम फ्रॉम अफ्रीका टू कूनो इन मध्य प्रदेश। देखिए नेचुरली हमारे यहाँ पे ये सारे के सारे पाए जाते थे, और अभी देखिए चीता को भी हमने कूनो नेशनल पार्क में जो है ट्रांसलोकेट करवा दिया है। और यहाँ पे प्यूमा और जगुआर हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता। प्यूमा, जगुआर, जगुआर की इतनी गाड़ियाँ आप देखेंगे घूमते हुए, लेकिन जगुआर ही नहीं होता हमारे यहाँ पे। जगुआर और प्यूमा ये दोनों ही इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते। इंडिया में नहीं पाए जाते जगुआर और प्यूमा, दो ये स्पीसीज है बिग कैट्स की जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती। बाकी की बाकी इंडिया में पाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हमने अभी चीता को अफ्रीका और नामीबिया से मंगा करके वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया है, वहाँ पे हमने उनको रखा हुआ है। और अभी उनमें कुछ मतलब उनका बच्चे भी हुए हैं कुछ चीता के। तो यहाँ पे ये किया हुआ है हमने, और वहाँ पे भी वहाँ से भी ट्रांसलोकेट करने की बात कही जा रही है, किसी और दूसरे नेशनल पार्क में हम करने वाले हैं। 16 नेशन साइन ऑन, 16 कंट्रीज ने इस पे साइन किया हुआ है अभी तक। कंट्रीज इन अवेलिंग रिसोर्सेज, देयर इज नो इंटरनेशनल बॉडी एड्रेसिंग द कंजर्वेशन चैलेंजेस ऑफ बिग कैट्स अक्रॉस देयर रेंज ऑफ हैबिटेट। जो टोटल उनका रहने का स्थान है, चाहे पूरे कंट्रीज में जितनी पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज है जहाँ पे रहते, कोई अभी तक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा अलायंस नहीं था जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को, जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा अलायंस अभी तक नहीं था हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें अभी तक 16 देशों ने हामी भरी है, साइन किया हुआ है इस पे। और टोटल 96 कंट्रीज हैं जहां पे ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, जिसमें से 16 ने साइन कर दिया है। 16 कंट्रीज हैव गिवन देयर रिटन कंसेंट टू बी पार्ट ऑफ द आईबीसीए। देयर आर 96 कंट्रीज दैट हार्बर बिग कैट्स एंड द अलायंस इज ऑल्सो ओपन टू अदर कंट्रीज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। और हम यहाँ पे दूसरी भी कंट्रीज को इसमें शामिल करने के लिए हमने जो है उनको निमंत्रण दिया है, कोई भी आ सकता है। जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन है, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी हमने निमंत्रण दिया है कि भाई जो भी आना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं हमारे बिग कैट अलायंस में, वो शामिल हो सकते हैं। बिजनेसेस वगैरह को भी, और कॉरपोरेट इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग बिग कैट्स, और जो कॉरपोरेट्स हैं, व्यवसायी वगैरह है, वो अगर बिग कैट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबको जो है निमंत्रण मिला हुआ है कि आप लोग आ सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथन नेटवर्क्स ट्रेनिंग, यहाँ पे जो है ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। जो फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पे ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको भी ट्रेन किया जाएगा कि कैसे इनको कंजर्व करना है इनकेस, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से इन जो बिग कैट्स होती हैं लगभग पूरी दुनिया में आप देखेंगे, इसकी वजह से इनकी पोचिंग हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। और एक तो पोचिंग होती है, जो शिकार करते हैं वो अलग करते हैं, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी इनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ देखने को हमें मिलती है। और अभी जैसे आपने देखा कि लेपर्ड का जो हमारा तेंदुए का सर्वे आया है, वहां पे भी आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो है थ्रेट है, उनको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ही थ्रेट है, जिसमें जो है वो बाहर निकल के चले जाते हैं अपने प्रोटेक्टेड एरिया से, और वहां पे फिर उनको मार दिया जाता है। ठीक है, The advantages of membership and accompanying a document noted are a central common repository for technical know-how and a corpus of fund। ये फंड बनाया जाएगा जिससे कि उनकी सारी चीज़ों को हम फंड कर सके। जो भी बिग कैट अलायंस के जरिए में हम कंजर्व करेंगे, उनको कंजर्वेशन देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, तो उन चीज़ों के लिए द अलायंस विल स्ट्रेंथन एक्जिस्टिंग स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म के जरिए नेटवर्क एंड ट्रांसनेशनल initiative on conservation and protection, 4th line staff in member
कंट्रीज विल बी ट्रेंड इन इलिसिटिंग लोकल सपोर्ट फॉर बिग कैट। जो भी कंट्रीज होंगी, फ्रंट लाइन जो कंट्रीज होंगी, उनके वहाँ पे जो फ्रंट लाइन स्टाफ होंगे उनको जो है ट्रेन किया जाएगा इसके अंतर्गत में, जिससे कि वो जो है बिग कैट्स के कंजर्वेशन में काम आए। और ऊपर से एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, लोकल कम्युनिटीज को भी लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट will also be encouraged and trained in a developing ecotourism and livelihood opportunities। जो वहाँ के आसपास रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा, जिससे वहाँ पे इको टूरिज्म वगैरह को बढ़ाया जा सके और एरिया का डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। An example of an ongoing initiative is memorandum between India and Cambodia। इंडिया और कंबोडिया के बीच में एक मेमोरेंडम जो है साइन करने की बात कही गई है यहाँ पे, दैट हेल्प दैट कंट्री रिवाइव इट्स। 2016 में ही जो है वहाँ से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था टाइगर की पॉपुलेशन को। कंबोडियन जो पॉपुलेशन है, कंबोडिया की जो पॉपुलेशन है टाइगर की, 2016 में उनको एक्सटेंट घोषित कर दिया गया था। और अब बात कही जा रही है कि इंडिया से वहाँ पे ट्रांसलोकेट करने की बात कही जा रही है कि इंडिया प्रोवाइड करवाएगा, कुछ टाइगर्स को देगा कंबोडिया को वहाँ पे रिवाइव करने के लिए फिर से टाइगर्स को। There have been visits by Indian forest officials to ascertain the suitability of forest for reviving and sustaining a tiger population। हमारे यहाँ से ऑफिशियल्स वगैरह वहाँ पे कंबोडिया में गए हुए हैं। तो अभी क्वेश्चन अगर आ सकता है कि कौन सी कंट्री को जो है इंडिया टाइगर प्रोवाइड करवाने की बात कही जा रही है, तो वो कंबोडिया है, जिसको हमने बात कही है कि हम वहाँ पे देंगे। हालांकि अभी इस पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्लान वगैरह नहीं बन पाया है, फाइनलाइज पूरे तरीके से नहीं हुआ। हमारे यहाँ से अभी ऑफिशियल्स वहाँ कंबोडिया में गए हुए हैं, गए और वहाँ पे उन्होंने जो है एनवायरमेंट वगैरह को चेक किया है कि क्या ये सूटेबल हो सकता है। इंडियन जो टाइगर्स है वहाँ पे उनका प्रे बेस वगैरह भी देखेंगे कि शिकार करने की यहाँ पे कौन कौन से और जानवर मिलते हैं, कौन सी और किस फॉरेस्ट में मिलते हैं जहाँ पे उनको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और अगला क्या है हमारा, सेंटर्स हाउसिंग स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप्स फेसिंग हर्डल्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट डेटा। पीएम जनमन, पीएम जनमन किसके लिए बनाया गया था दोस्तों, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत इनको जो है हाउसिंग वगैरह, घर वगैरह प्रोवाइड करवाने की बात कही गई थी, जो ट्राइबल एरियाज में घर बनाने की, और उसमें भी जो पीवीटीजीज हैं उनको भी फाइनलाइज करने की बात कही गई थी। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितनी कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम, हर्डल क्रिएट हो रही है। हर्डल मतलब बाधा होती है दोस्तों, बाधा। Trying to collect data on possible beneficiaries while simultaneously implementing the project is slowing down the housing component of PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ऑफ द नियरली 5 लाख हाउसेज दैट वर टू बी कंस्ट्रक्टेड। 5 लाख घर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कंस्ट्रक्टेड The government had set a target of sanctioning 2.5 lakh by February। फेब 15 तक में जो है 2.5 लाख घरों को जो है सैंक्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन बट मोर देन अ फोर्टनाइट लेटर ओनली 1.59 लाख हाउसेज कुड बी सैंक्शन। सिर्फ 1,59,000 हाउसेज ही सैंक्शन किए जा सके, जो कि हम सही से इनका पता न लगा पाने की वजह से। Going into an election year, this scheme is being implemented। ये बात छोड़िए, द पीएम जनमन वॉज अनाउंस्ड इन, ये अनाउंस कब किया गया था, इन द यूनियन बजट में। 2023 के यूनियन बजट में हमने ये अनाउंस किया था। और द गवर्नमेंट रिलाइड ऑन द पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति पोर्टल भी बनाया गया था टू एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 75 ट्राइब्स। जो हमारी 75 ट्राइब्स हैं, पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको हम बोलते हैं पीवीटीजीज। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये पोर्टल बनाया था, विच हैव बीन ग्रुप्ड अंडर द particularly vulnerable tribal groups across the country। The government has 3 different estimates for the total PVTG's population। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट के पास 3 एस्टिमेट आ गए वहाँ पे कि कितनी उनकी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हमें ये उनको प्रोवाइड करवाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये यहाँ पे ये बात है। इसके आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कि पीवीटीजीज के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्कीम हैज़ अ टोटल, जो स्कीम है पीएम जनमन की, आउटले ऑफ 24,104 करोड़ का जो है इस पे स्पेंड करने की बात कही गई है। इतना बजट है हमारे इस स्कीम के लिए। ओवर 3 ईयर, आगे 3 सालों में स्पेंड करने की बात कही गई, विच नियरली 80% इज ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड रोड्स, जिसमें से 80% टोटल क्या होगा, घर बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए पीवीटीजीज को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम पीवीटीजीज के बारे में बात कर ले, द नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन, इनका आइडेंटिफिकेशन करने की क्या बात कही गई है आगे। पीवीटीजीज आर मोर वल्नरेबल अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो जनजातीय समूह होते हैं, उनमें भी जो सबसे ज़्यादा नीचे स्तर के जनजातीय समूह होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो होते हैं हमारे पीवीटीजीज। आप देखते हैं ना, कास्ट के अंदर भी कास्ट बनी हुई होती है, सब कास्ट होती है, तो वैसे जो जनजातियाँ होती हैं उनके अंदर भी जो अदर जनजातियाँ हैं जो उनसे भी ज़्यादा नीचे की लेवल पे रह रही हैं, उनका रहन सहन जो है वो हमारी कही जाती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है पर्टिकुलरली, जो विशेष रूप से उनको जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू दिस फैक्टर मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स टेक अ major chunk of the tribal development funds, because of which PVTGs need more funds directed for their development। अब क्या था कि अगर हमने इनको कैटेगराइज नहीं किया था तो इसके पहले क्या होता था कि हर जगह दोस्तों यही समस्या देखने को मिलती है कि अब जैसे यहाँ पे इनको कैटेगराइज नहीं किया था, जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो ठीक ठाक लेवल वाले जो ट्राइबल्स होते थे, वो जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते थे और इन तक जो है वो फ़ायदा नहीं पहुँच पाता था। तो इसकी वजह से हमें इनको एक आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। इन दिस कंटेक्स्ट इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड पीवीटीजीज। 1975 में, कब हमने 1975 में हमने इनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया एज पीवीटीजीज के रूप में। डिक्लेयर्ड 52 सच ग्रुप्स व्हाइल इन 93 में जो है 52 ग्रुप थे ऐसे पीवीटीजीज के, एंड एडिशनल 23 ग्रुप्स वर एडेड टू द कैटेगरी। बाद में 23 ग्रुप जो है इसमें और जोड़े गए इस पीवीटीजीज के ग्रुप में, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 75, जो कि आज के टाइम पे टोटल 75 है। आउट ऑफ 750 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कितने हैं टोटल हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 705 हैं, उनमें भी 75 ऐसे हैं जो कि पीवीटीजीज है दोस्तों। पीवीटीजीज और पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा अभी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा ये इशू हो जाता है मुझे। 75 पीवीटीजीज है और जिसमें जो है ये कितनी स्टेट्स में फैली हुई है, लगभग 17 स्टेट्स में है ये टोटल जो ट्राइब्स हैं, ये 17 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज को मिला के 17 जो है 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये फैली हुई है। इन द कंट्री 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, आगे देखते हैं हम, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजीज। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना है आपको। कुछ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिसके बेस पे हम किसी एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप को जो है किसी एक ट्राइबल ग्रुप को जो है उसमें से भी पर्टिकुलरली पीवीटीजीज के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो क्या क्या क्राइटेरिया है। प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ था उसके भी पहले की टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, कि जैसे खेत को जोतने के लिए तो वो खुद से ही जो है लकड़ी वकड़ी से किसी चीज़ से ही खुद को खेत को जोतना, यहाँ पे कुछ उगाना है तो इस टाइप, मतलब एकदम से ही प्री एग्रीकल्चर लेवल की जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी इनमें बहुत ज़्यादा कम होती है, लगभग 10 से लेकर के 44% के बीच में ही एजुकेशन इनके बीच में पाया जाता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अब लिटरेसी में भी दोस्तों एजुकेशन छोड़िए, वो सिर्फ लिटरेट होने की बात कही जाती है कि हाँ वो अपना साइन कर सकते हैं, ये बस इतना। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है। और अगला है अ डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, और इनकी पॉपुलेशन जो है या तो कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, या तो जो है स्थिर बनी हुई है। एंड अकॉर्डिंगली 75 पीवीटीजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द कंट्री, और इनके ही उस पे जो है 75 को हमने आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि हाँ अगर हम आपको सही चीज़ें प्रोवाइड करवाएं तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है हमें सब्सक्राइब करने की, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों। आगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। पहली बात 1973 में आया था पीटीज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ये अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन सा ऐसा कमीशन इससे एसोसिएटेड था, तो ये आपका ढेबर कमीशन जो है, ढेबर कमीशन ही जो है इससे एसोसिएटेड था। ये कब था, आया था 1973 में। 1973 में ही जो है इन्होंने, इस कमीशन ने क्या क्रिएट किया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजीज प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, एज अ सेपरेट कैटेगरी इन्होंने ही पीटीजीज को बनाया था, जिसका नाम बदल के बाद में हमने जो है पीवीटीजीज कर दिया बाद में। तो ये ढेबर कमीशन इससे संबंधित है, ये हमें याद रखना है। 1973 का है ढेबर कमीशन, 1973।
1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। 1973 में क्या आया दोस्तों, हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया है इंडिया में। 1972 में ही हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ है, और 1973 में ही आया है हमारा ये पीवीटीजीज का, ठीक है। डेबर कमीशन था, हु आर लेस डेवलप्ड अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप्स। इन्होंने ही इनको कैटेगराइज किया था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो है ज़्यादा डेवलप नहीं है और ज़्यादा नीचे हैं वो। इन 2006 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द पीटीजीज एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीटीजीज को ही जो है रीनेम करके क्या कर दिया गया 2006 में, पीवीटीजीज के नाम से जाना जाने लगा। पीवीटीजीज हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? दे आर मोस्टली होमोजीनस विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड। ये काफ़ी फिजिकली रिलेटिवली मतलब कि बहुत ही एक अलग थलग एरिया में रहते हैं। इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, और ये होमोजीनस होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट्स कास्ट इन अ सिंपल मोल्ड। इनका जो सोशल इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत ही एकदम से कोई बहुत ज़्यादा टफ या जो है क्या कह सकते हो आपकी ट्रिकी तरीके का सोशल इंस्टीट्यूट नहीं है, एक नॉर्मल सा सोशल इंस्टीट्यूट है इनका। एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेजेस, लिखने की जो इनकी लैंग्वेज है, सिर्फ ये बोलने वाली लैंग्वेज है इनके पास में, लेकिन लिखने वाली लैंग्वेज इनके पास में नहीं है जिसको ये लिख सकते हैं। रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड अ स्लोअर रेट ऑफ चेंज। काफ़ी ज़्यादा चेंज इनमें जो है बदलाव, आप परिवर्तन जो है विकास इनमें विकास की दर को जो है बहुत कम देख सकते हैं। कुछ इसमें चेंजेस नहीं आते, इनमें वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, पहले से ही जो चले आ रहे ट्राइबल्स ही आज भी वैसे ही बने। जैसे आप सेंटिनल आइलैंड पे अंडमान निकोबार में देखेंगे, वहाँ पे जो है वो आज भी जो है शिकार करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं। और बाहर का आज के टाइम का कोई उनको जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई यूएसए या कहाँ का व्यक्ति गया था, चुपके से वहां पे पहुंच गया था तो उनको तीर मार करके उन्होंने मार डाला था वहां पे। तो वो विकसित ही नहीं है, वो और ज़्यादा दुनिया के और लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है वो सही तरीके से। आगे देखते हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी है। इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप फॉर 8.6%। टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 8.6% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 8.6% जो है पूरे जनजाति हैं हमारे भारत में। तो आप अभी 140 क्या 142 से भी ऊपर पहुंच गई है हमारी पॉपुलेशन जो है यूएन के आंकड़ों के हिसाब से। तो आज के टाइम पे तो लगभग 10-12 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन हम देख ही सकते हैं। तो ये इतना छोटी पॉपुलेशन नहीं है ट्राइबल्स की। ट्राइबल पीपल लिव इन अबाउट 15% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, और 15% जो भी जियोग्राफिकल एरिया है कंट्री का वहाँ पे ये रहते हैं। द प्लेसेस दे लिव वेरी फ्रॉम प्लेन्स, फॉरेस्ट, हिल्स, इन एक्सेसिबल एरियाज ईटीसी। ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे जो है पहुँचना ही मुश्किल होता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, जहाँ पे सड़कें वगैरह नहीं है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पीवीटीजीज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस। 2001 के आंकड़ों के अनुसार, एक की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो पीवीटीजीज है, पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग 27,68,322 के आसपास पीवीटीजीज की पॉपुलेशन आके गई थी 2001 के सेंसस के अनुसार। देयर आर 12 पीवीटीजीज हैविंग अ पॉपुलेशन अबव 50,000। इनमें 75 में से 12 ही ऐसे जो है पीवीटीजीज हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 50,000 से ज़्यादा है, बाकी की जो है 50,000 से कम है। एंड द रिमेनिंग ग्रुप्स हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 1,000 और लेस। और जो और बचे हुए हैं उनकी तो लगभग जो है 1,000 या उनसे कम ही है उनकी जनसंख्या। द पीवीटीजीज ऑफ सहरिया जो है एक हमारी जनजाति है, पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 4,50,217। ध्यान रखना है आपको, जो सहरिया है सबसे ज़्यादा जो है पीवीटीजीज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी है सहरिया की। अभी हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे कौन सी ट्राइबल कहाँ पे है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में अच्छे से रिवाइज मार लीजिएगा दोस्तों। वाइल द पीवीटीजीज ऑफ सेंटिनलीज एंड अंडमानीज हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। जो अंडमान और सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं उनकी तो लगभग, एक तो सेंटिनल आइलैंड वाले 39 हैं और जो अंडमान पे रहते हैं वो सिर्फ 43 बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो उनको कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और ज़्यादा सोचती है और वहाँ पे
लोगों का जाना अलाउड नहीं है उनके बीच में, और क्योंकि वो किसी को पहचानते भी नहीं है और बाहर के लोगों को, तो इस वजह से भी हमारी गवर्नमेंट लोगों को रोकती है। वहाँ पे जाने पे जान का खतरा ही होता है, क्योंकि वो अभी भी तीर वगैरह चलाते हैं, उससे ही जो है चीज़ें, अपना शिकार वगैरह भी आज के टाइम पे उन्हीं से ही करते हैं। अब ये सारी की सारी लिस्ट है हमारी पीवीटीजीज की, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेम ऑफ द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजीज अर्लियर कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स स्टेट व, पहले जो है पीटीजीज के जो नाम से जाना जाता था वही अब पीवीटीजीज के नाम से। कब किया गया ये? 2006 में किया गया था। 1973 में ढेबर कमीशन आया था जिन्होंने पीटीजीज को आइडेंटिफाई किया था। 1975 से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इनको आइडेंटिफाई करना, और फिर 2006 में जो है इनका नाम बदल के पीवीटीजीज कर दिया गया। याद रखना ये चीज़ें। और सहरिया जो हमारी जनजाति है वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पीवीटीजीज के अंतर्गत में, और जो सेंटिनलीज हैं, अंडमानीज हैं, वो सबसे कम पॉपुलेशन है उनकी, 39 और 43 के ही आसपास है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती हैं पीवीटीजीज? कौन सी? बोडो गुदावा, बोडो गडाबा, बोंडो पोरोजा, चेंचू जो है, चेंचू पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में। डोंगरिया खोंड पाए जाते हैं, गुटोब, गटाबा खोंड, कोलम, कोंडारडीज, कोंडा, कुटिया। यार दोस्तों देख लीजिएगा, मेरे को तो जो है अब यहाँ पे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, अलग अलग तरीके के नाम है। कुटिया खोंड, परेंगी, पोरोजा, थोटी। याद तो कैसे ही रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली कहाँ का बता देना चाहती हूँ, देखती हूँ दिखता है तो। महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो इंक्लूडेड है पहले साथ में। बक्साज हैं और वो राजीज हैं, राजीज और बक्साज कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग उत्तराखंड को मिला करके ये कहाँ पे हैं? बक्साज और राजीज। ये ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं वहाँ का। और अंडमान निकोबार वाले कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज, जरावा पाए जाते हैं वहाँ पे, ओंगीज पाए जाते हैं, सेंटिनलीज पाए जाते हैं, शोमपेंस पाए जाते हैं, शोमपेंस, SHOMPENS। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके का है कि ये हमारे आइलैंड पे पाए जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाते हैं हमारे लिए। त्रिपुरा में एक ही पाई जाती है, रिंग्स बोलते हैं हम इनको, रिंग्स, REANGS, रिंग्स। और यहाँ पे राजस्थान में भी एक ही पाई जाती है, सहरिया, जो जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। वो कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की है सहरिया। और तमिलनाडु में कौन सी है? कट्टू, नयाकंस, कोटन्स, कुरुम्बास, इरुलाज। ये आप PYQ में देखेंगे तो ये नाम भी दिए गए थे। ये इरुलाज कहाँ की है? तमिलनाडु की। इरुलाज, पनियंस भी हैं, पनियंस, इरुलाज, कोटाज। ये सारी की सारी जो है पीवीटीजीज कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। और आपको ध्यान रखना है सहरिया कहाँ की है? राजस्थान की है, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। मणिपुर में एक ही पाई जाती है, कौन सी? मोरम नागाज। मणिपुर में मारम नागाज, MARRAM, मारम नागाज मणिपुर में पाई जाती है। और एक ही पाई जाती है कहाँ पे? त्रिपुरा में, जिनको हम रिंग्स कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा क्लैश चल रहा है वहाँ पे, तो ये भी हमें ध्यान रखने से सही रहेगा। और थोड़ी सी और देख लेते हैं हम यहाँ पे। कर्नाटका में 2 पाई जाती हैं, जेनुकुर्बा, कोरागा। जेनुकुर्बा और कोरागा पाई जाती है आपके कर्नाटका में। और मध्य प्रदेश में कौन से हैं? अबूझ मरियास एंड बैगा भी पाए जाते हैं। बैगा कहाँ पे पाए जाते हैं? MP में। और भरिया पाए जाते हैं, भरिया भी पाए जाते हैं MP में। और हिल कोरबा जो पहाड़ियों पे रहते हैं, कोरबा, वो भी आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बिहार में कौन कौन से हैं? असुर पाए जाते हैं, बिरहोर पाए जाते हैं, बिरजिया पाए जाते हैं, हिल खरिया पाए जाते हैं। एक हिल खरिया यहाँ है और दूसरा हिल कोरबाज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हिल खरिया होते हैं बिहार में, कोरबाज होते हैं, मलपहरिया होते हैं, एंड परहयाज होते हैं, सौरिया पहरिया होते हैं, सवार होते हैं। सवार भी कहाँ पे होते हैं? ये नाम सुने हुए होंगे आपने कहीं ना कहीं जो है PYQs वगैरह में। तो चलिए आगे चलते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है इसको
क्या कहते हैं, रट लीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 बारी देख लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, जिससे अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन में आए तो आप इसको जो है सॉल्व करने की स्थिति में रहें। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करवा दी है, इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ, जिससे आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है, ये देख लीजिए, लेना चाहिए तो ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब हम उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग उत्तराखंड वाला याद रखिएगा, बक्सा एंड राजी, बक्सा एंड राजी ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला करके। एलिफेंट्स टेक डेड calves टू बी बरीड इन अनट्रोडन पाथ्स स्टडी। यहाँ पे बात कही गई है कि जो एक स्टडी आई है सामने जिसमें दिखाया गया है जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक नेचर को दिखाया गया है कि अगर उनका बच्चा मर जाता है या फिर उनका जो है कोई फैमिली मेम्बर मर जाता है हाथियों का, वो एक झुंड में चलते हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है हाथियों की दोस्तों। तो उनमें देखा गया कि वो उनको ले जाते हैं दफनाने के लिए, और दफनाते ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पहले से अगर कोई दफनाएगा तो वहाँ नहीं दफनाएंगे, ऊपर से चलते फिरते रास्ते के आसपास नहीं दफनाएंगे, थोड़ा दूर ले जाके दफनाएंगे, और जो है उनका पैर जो है पैर को ऊपर करके ही दफनाते हैं वो अपने बच्चों को, बच्चा कोई भी हाथी हो, ठीक है, पैर को ऊपर करके दफनाते हैं, एक तरीके से ट्रिब्यूट ही देना समझ लीजिए। एलिफेंट्स इन द ईस्टर्न हिमालयन फ्लड प्लेन्स, ईस्टर्न हिमालयन की बात की जा रही है, ईस्टर्न हिमालयन फ्लड प्लेन्स बरी देयर calves इन अ लेग्स अपराइट, लेग उनका ऊपर की तरफ होता है पोजिशन। अ न्यू स्टडी हैज फाउंड through long term observation the researchers also found that elephant herds tend to avoid the paths where the carcasses were buried and take parallel routes, और वो ऐसी जगह पे भी अवॉइड करते हैं जहाँ जहाँ पे पहले से ही उनको जो है दफनाया गया था, पहले कोई एलिफेंट को जो है वहाँ पे दफनाया गया, तो ऐसी जगहों पे भी वो बरी नहीं करते हैं अपने दूसरे एलिफेंट को। वी एम टू, यहाँ पे फोटो भी दिखाई गई है, ये एक बच्चा होगा, ये उठा करके ये कहीं की है जहाँ पे ये बच्चा था, इंडिया के 3 केसेस को यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया गया था, जिसके तौर पे ये देखा था कि उन्होंने ले जाके बरी किया हाथियों ने, और उनके बच्चों का पैर ऊपर की तरफ था, और जो ट्रेंच बनाते हैं एक तरीके से थोड़ी दलदल या भीगे हुए खेत वेत के आसपास की ज़मीन थी, वहाँ पे ले जा करके उन्होंने दफनाया, और सबसे पहले उनका सर जो है अंदर ट्रेंच के अंदर रहा, पैर बाहर रहा, क्योंकि जगह कम होने की वजह से वो ऐसा करते पहले सर को अंदर करते फिर पैर बाहर रह जाए, पहले सर को दफनाते उसके बाद पैर को। और यहाँ पे एक नाम देख लीजिए, कौन से, जर्नल ऑफ थ्रीटेंड टैक्सा, जर्नल ऑफ थ्रीटेंड टैक्सा, इसी में ये स्टडी जो है पब्लिश हुई थी। और आगे क्या है, रैम्पेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन पुश एशियन एलिफेंट्स, जो बहुत तेज़ी से हमारा इन्वायरमेंट बदला है और फॉरेस्ट जो है ख़त्म होने लग गए हैं इतनी स्पीड में, उन्होंने एशियन एलिफेंट्स एंड देयर अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स टू एक्सप्लोर ह्यूमन स्पेसेस टू फुलफिल देयर डाइटरी एंड इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स लीडिंग टू नोवेल एलिफेंट सब बिहेवियर इन शेयर्ड स्पेसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो स्टडी ये कह रही है कि बहुत तेज़ी से हमारा इन्वायरमेंट वगैरह बदला है और उनके फॉरेस्ट खराब हुए हैं, तो वो कहाँ पे रहने के लिए बाध्य हो गए, थोड़ा टेंड हो गए जहाँ पे ह्यूमन वगैरह रहते हैं उस एरिया में भी रहने के लिए वो बाध्य हो गए। तो इसकी वजह से उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा नरम हो गया है धीरे धीरे। आप जानते हैं कि जंगली जो एलिफेंट होते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं कि घर वर उखाड़ दे कर दे, लेकिन अब उनको उनके साथ में ही रहना है एक तरीके से, तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा नोवेल बिहेवियर हो गया है। जो एशियन एलिफेंट है उनका साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफाज मैक्सिमस बोलते हैं एशियन एलिफेंट्स को। अफ्रीकन काउंटर पार्ट जो होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये जो है अफ्रीकन एलिफेंट्स का नेम है, साइंटिफिक नेम है। और एशियन का क्या है, इलिफास मैक्सिमस, ये ईपी, एक सेकंड में सही से लिख देती हूँ, क्या है, इलिफास PHAS एंड मैक्सिमस, इलिफास मैक्सिमस जो है ये जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनका जो है साइंटिफिक नेम है। तो इनमें ये जो है कुछ कुछ ये ट्रेड्स देखने को मिले हैं। And the study area covered fragmented forest, tea estates, agricultural lands and military
इस्टेब्लिशमेंट, ये यहाँ की चीज़ों को, इसी एरिया को इसमें कवर किया गया। जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट थे, जो फॉरेस्ट खराब हो गए हैं, छीड़ हो गए हैं, वो फॉरेस्ट को इन्होंने काउंट किया है। जो टी स्टेट्स हैं, लगभग जो बंगाल वगैरह का एरिया हो गया जहाँ पे चाय पत्ती वगैरह ज़्यादा उगती है, वहाँ के जो एरियाज उनको सबको कवर किया है इन्होंने। मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वाले एरियाज को भी इन्होंने इसमें कवर किया है। एंड विसिनिटी ऑफ गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड बक्सा टाइगर रिजर्व, इस विसिनिटी को इन्होंने शामिल किया। गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड बक्सा टाइगर रिजर्व, आपको बताना है ये दोनों ही टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बक्सा टाइगर रिजर्व। इट एक्सप्लेन्स it explains the burial strategy of elephants in the irrigation drains of the टी स्टेट्स। जो इरिगेशन ड्रेन्स हैं, जो सिंचाई के ड्रेन्स है, स्ट्रीम जो वगैरह आती है, जो छोटे छोटे वो आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा दलदल एरिया मिलता होगा उनको, तो जहाँ पे दफनाना उनके लिए आसान होता है, तो ऐसी जगहों पे वो दफना रहे हैं और दफनाते हैं अपने अदर मरे हुए एलिफेंट्स को। मार्क्स ऑन द बॉडीज ऑफ द काव्स, द यंगेस्ट, एक जो है स्टडी में 2-3 को जो है इन्होंने पाया कि कैसे उनको दफनाया गया था। द यंगेस्ट वेइंग 160, एक था 160 किलो का जो है बच्चा ही एलिफेंट का बच्चा था, जो कि लगभग 4 महीने का ही था। ओल्ड वाइल द ओल्डेस्ट वाज एक 12 महीने का था, जो लगभग 350 किलोग्राम का था। सजेस्टेड द एलिफेंट्स ड्रैग्ड देम फ्रॉम अ डिस्टेंस टू बी बरीड एट अ प्रेफर्ड लोकेशन, उनको जो है अदर एलिफेंट जो है ड्रैग करके जो है घसीटते हुए लेकर के किसी जहाँ पे उनको दफनाना था वहाँ पे लेकर के गए, वहीं पे ही उन्होंने नहीं दफनाया, छोड़ा नहीं वहाँ पे, वहाँ से उठा करके ले गए कहीं अदर जगह पे दफनाने के लिए। देख रहे हैं दोस्तों, हर किसी में इमोशंस होता है, जानवरों में भी कितना ज़्यादा इमोशंस होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है सिर्फ इंसान ही इंसान। लेकिन चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनका आयुसियन स्टेटस वगैरह भी देख लेते हैं। जो एशियन एलिफेंट्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देयर आर 3 सब स्पीसीज, एशियन एलिफेंट की 3 सब स्पीसीज है। कौन सी? एशियन एलिफेंट विच आर द इंडियन, एक इंडियन हो गई, एक सुमात्रन हो गई और एक श्रीलंका वाली हो गई। 3 सब स्पीसीज हैं। इंडियन एक हो गई स्पेसिफिक एशिया में, दूसरी सुमात्रा की हो गई, तीसरी जो है श्रीलंका की हो गई, ध्यान रखना है श्रीलंकन। और द इंडियन सब स्पीसीज हैज द वाइडेस्ट रेंज एंड अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट ऑन द कॉन्टिनेंट। पूरे एशिया में आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कहाँ पे? इंडिया में ही है। इंडियन सब स्पीसीज ही पाई जाती हैं, काफ़ी वाइडेस्ट रेंज में पाई जाती हैं। और ग्लोबल पॉपुलेशन कितना है एस्टिमेटेड? 20,000 to 40,000 इनका है, एशियन स्पीसीज का जो एलिफेंट की 20,000 से 40,000 के आसपास है। और प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इनका एशियन एलिफेंट्स का? आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में WPA में हमारे शेड्यूल 1 में आती हैं और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आती हैं। ठीक है, WPA की शेड्यूल 1 में आती हैं और साइट्स की भी अपेंडिक्स 1 में आती हैं, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में देख लेते हैं हम। देयर आर 2 सब स्पीसीज, अफ्रीकन की 2 सब स्पीसीज है और एशियन की 3 सब स्पीसीज है। कौन कौन सी हैं? द सवाना वाली है एक, दूसरी है आपकी जो, या उनको बुश का भी कहते हैं, बुश एलिफेंट भी कहते हैं एलिफेंट, एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट। एक बुश एलिफेंट जो सवाना वाली होती है, दूसरा फॉरेस्ट एलिफेंट। और इनकी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 4 लाख के आसपास है, 4 लाख के आसपास है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट के पानी की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स की वहाँ पे मृत्यु हो रही थी। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी बना हुआ था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई एलिफेंट्स मारे गए थे, तो इनकी पॉपुलेशन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अर्लियर इन जुलाई 2020 बोत्सवाना अफ्रीका विटनेस द डेथ ऑफ 100 ऑफ एलिफेंट्स। 2020 में बोत्सवाना ने भी देखा था, और अभी हाल में ही मुझे वो कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे भी पानी की वजह से, पानी सही से मिल नहीं पा रहा था, न्यूज़ में ही निकला था कि पानी ना मिलने की वजह से वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी एलिफेंट्स की। और इनका, इसलिए इनका प्रोटेक्शन स्टेटस वगैरह भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। आईयूसीएन रेड लिस्ट के लिस्ट स्टेटस क्या है इनका? जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है, जिनको बुश एलिफेंट के नाम से जाने जाते हैं, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं वो। दूसरा अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट वाले, और सवाना वाले आते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आते हैं ये, और एशियन वाले अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ध्यान रखना है हमें। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, गूगल रिमूव्स मैट्रिमनी स्ट्रीमिंग एप्स ओवर
फी रो। गूगल रिक्वायर्स एप्स टू पे अ प्लेटफॉर्म फी दैट कुड रेंज फ्रॉम 11 to 30%। जो है गूगल ने कह दिया कि जो हमारा गूगल प्ले स्टोर वगैरह है वहाँ वहाँ के लिए अगर कोई भी कंपनी अपना ऐप वहाँ पे रखती है, जैसे कि लोग डाउनलोड करते हैं, आप देखते हैं कि आपको कहीं पे भी कोई भी ऐप डाउनलोड करना होता है तो आप भागे प्ले स्टोर में जाते हैं, गूगल के प्ले स्टोर में, वहाँ से जो है ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। तो गूगल ने कह दिया कि जो इंडियन कंपनीज हैं ये बहुत ही चालाक है एक तरीके से, जो कि हमें जो है अपना जो है वहाँ पे हमारे प्ले स्टोर पे अपने ऐप्स की स्ट्रीमिंग के लिए पैसा नहीं देती हैं। और बहुत टाइम से जो है ये विवाद चल रहा है और इंडियन जो कंपनीज हैं वो पैसा नहीं देना चाहती हैं गूगल को, क्योंकि वो कहती है जो एंटरटेनमेंट वाले जो चैनल्स हैं अगर वहाँ पे हम पैसा देंगे और उसके लिए हम ऐप को भी फिर डाउनलोड करवाने के लिए एक तरीके से पैसा लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि जब कोई वहाँ पे वो लोग पैसा देंगे ऐप को वहाँ पे रखने के लिए, तो कोई ऐप डाउनलोड करेगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है उसका चार्ज देना पड़े। तो इस वजह से अगर गलती से चार्ज देना पड़ गया तो जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं फिर वो एंटरटेनमेंट अपने आप को नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे, चलेगा, लेकिन वो वहाँ पे पैसे नहीं देंगे। तो इस बात का डर लग रहा है और कंपनीज को, तो इसलिए वो पैसे नहीं देना चाहती हैं गूगल को। लेकिन गूगल जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे सारी बात चली गई, जो कंपनी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत नहीं मिल पाई कंपनीज को, और यहाँ पे जो है गूगल ने उनकी कुछ कुछ साइट्स को अपने प्ले स्टोर से ऐप से हटा दिया है। आप जाके ढूंढेंगे तो आपको ये ऐप्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अभी कौन कौन से ऐप हैं, कल ही हटाया है इनको, इंक्लूडिंग भारत मैट्रिमनी। भारत मैट्रिमनी वो शादी वादी के लिए, आप लोग में से किसी को शादी करनी हो तो वहाँ पे बना सकते थे, लेकिन हालांकि अभी के टाइम के लिए ये प्ले स्टोर से हटा दी गई है, तो पता नहीं कहाँ पे ये मिल रही होगी, मुझे नहीं मालूम। भारत मैट्रिमनी, ट्रूली मैडली, ये भी कोई डेटिंग वेटिंग की साइट ही होगी, शादी वादी की। द क्वैक क्वैक करके एक जो है साइट थी, एंड टू स्ट्रीमिंग सर्विसेज, आल्ट जो बालाजी टेलीफिल्म्स है, और आल्ट बालाजी वाली जो टेलीफिल्म्स है वो द ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू एफएम, इसको भी वहां से हटा दिया गया है। तो अब ये सारे लोग परेशान हैं, और कुछ एक दो लोगों ने ये मान लिया है कि ठीक है हम जो है दे देंगे पैसे, जैसे ये क्वैक क्वैक के फाउंडर जो रवि मित्तल है उन्होंने कह दिया कि हम तो दे देंगे पैसे, लेकिन हमारे पास कोई अब चारा बचा नहीं है। और यहाँ पे गूगल कह रही है कि लगभग 11 से 30% के आसपास जो है आपको फी चार्ज देना पड़ेगा। और भी जो अदर कंपनीज हैं, हम जिनका ऐप यहाँ पे हमारे प्ले स्टोर पे डाला होता है वो हमें पैसे पे करती हैं, जो अदर दुनिया के अदर ऐप्स वगैरह हैं, लेकिन यही लोग इनको पे नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम उनसे पैसे लेंगे जो एक अच्छे खासे लेवल पे इस्टेब्लिश हो चुकी कंपनीज हैं, जो ऐप चल रहे हैं, जैसे कि ये भारत मैट्रिमनी का, तो ये हज़ारों करोड़ों की जो है कंपनी है एक तरीके की, तो इनसे हम पैसे चार्ज करेंगे जो लोग अच्छे लेवल पे हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको एक फॉलोअप के लिए बता दिया कि हाँ एक बारी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। चलते हैं आगे। विथ चाइना आउट, इंडियन फर्म टू बिल्ड श्रीलंका पावर प्रोजेक्ट। बात क्या हो गई थी, बहुत ही जो है मज़ेदार तरीके की बात हो गई कि जो श्रीलंका है वहाँ पे कुछ पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात कही गई थी चाइना के थ्रू, और वो जो है वर्ल्ड बैंक के जरिए उसका ऑक्शन करवाया गया था, और कुछ चाइना की कंपनी थी जो भी जिस तरीके से वहाँ पे उनको मिल गया हो वो जो प्रोजेक्ट था श्रीलंका का, वहाँ पे उन्होंने बात कही थी कि हम यहाँ पे लगाएंगे आपके यहाँ पे पावर प्लांट। और वो जो श्रीलंका का नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया आप देखेंगे तो जो तमिलनाडु से लगभग 50 किलोमीटर के ही दूरी पे आपको मिलेगा वो, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाने की बात कही गई थी। तो इंडिया को इस बात से टेंशन हो गई थी कि यहाँ पे अगर चाइना लगाएगा तो ये तो हमारे एकदम से ही टेरिटरी में घुस के आ जाएगा। तो उन्होंने फिर ऑफर किया श्रीलंका को कि हम आपको एक तरीके से ग्रांट के तौर पे ये आपका पावर प्लांट वहाँ पे लगा देंगे। ग्रांट मतलब अनुदान, एक तरीके का फ्री में लगा देंगे, ऐसा हुआ। और वहाँ पे जो चाइना थी वो एक तरीके का लोन दे करके वहाँ पे लगवा रही थी वो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे। तो अब कौन सी किसकी बात कौन मानेगा, क्योंकि चाइना जो श्रीलंका था उसको भी अगर फ्री में चीज़ें मिल रही थी तो वो क्यों नहीं लेना चाहेगा। उन्होंने फिर चाइना को कर दिया आउट, और फिर जो है वहाँ पे इंडिया अब अपना पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियल्स वगैरह वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे अपना इंडिया का पावर प्रोजेक्ट लगेगा यहाँ पे। 3 years आफ्टर ऑब्जेक्टिंग टू अ चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट इन नॉर्दर्न श्रीलंका बेयरली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से 85 किलोमीटर की दूर है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए थोड़ा सा हेडेक की बात तो थी, क्योंकि चाइना का काम ही यही है कि आसपास की कंट्रीज में जा करके, खास करके इंडिया को लेकर के कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे तो पड़ा ही रहता है, स्पाइंग वगैरह करता है, जासूसी वगैरह करता ही रहता है। तो इंडिया के लिए ये एक तरीके का हेडेक का काम तो हो ही गया था। और यहाँ पे बात की कॉस्ट इंडिया इज सेट टू
इम्प्लीमेंट अ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है जिसमें कई तरीके की पावर्स को वहाँ पे, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो और जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगाने की बात कही गई है। और लगभग 3 आइलैंड ऑफ जाफना, कौन सा आइलैंड पे? जाफना के आइलैंड पे, जाफना। आप जाके एक बारी मैप में इसको चेक कर लीजिएगा, ये आइलैंड को, जरूरी है। जाफना पेनिनसुला जो है इनका, जाफना पेनिनसुला है विद 11 मिलियन ग्रांट, 11 मिलियन डॉलर का जो है ग्रांट दिया है इंडिया ने श्रीलंका को, और वहाँ पे जाकर के हम लगाएंगे भी। तो क्यों श्रीलंका हमारी बात नहीं सुनता? सुनना ही था उसको, क्योंकि अगर फ्री में चीज़ें मिल रही है तो कौन नहीं लेना चाहता। द श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड इंडियन कंपनी, इंडिया की कौन सी कंपनी है? यू सोलर क्लीन एनर्जी, यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, Friday signed the contract of building a hybrid renewable energy systems in depth of Nedun Thivu and Nanativu and ये आप देख लीजिएगा, ये आइलैंड है, जाफना पेनिनसुला के आइलैंड है। कौन कौन से? नेदू थीवू, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में अलग नाम हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं इसकी वैसे स्पेलिंग लिख सकती हूँ लेकिन अब उसमें टाइम लग जाएगा। देखिए, नेदुन थीवू ये देख लीजिएगा, एंड नैना थीवू, एंड दूसरा क्या है? अनालय तीवू आइलैंड है, नेदुन तीवू आइलैंड है, एंड नैना तीवू आइलैंड है। ये 3 आइलैंड है जहाँ पे हमारा पावर प्रोजेक्ट लगने वाला है इंडिया का, और ये जाफना पेनिनसुला पे है। तो आप जाकर के, ये नॉर्थ का ही जो एरिया है यहीं पे ही है ये सारे। मान लो ये हमारा इंडिया का ये लास्ट वाला पोर्शन है और यहाँ पे ये श्रीलंका है, तो जो ये वाला एरिया यहीं पे ही है, लेकिन आपको जाके एक बारी एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे हैं सारे आइलैंड्स। ठीक है। द प्रोजेक्ट विच इज एम्ड टू एड्रेसिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ 3 आइलैंड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू ग्रांट असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंबाइंस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी होगी इसमें? एक है सोलर एनर्जी, दूसरी विंड एनर्जी होगी, टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजिंग कैपेसिटीज। द इंडियन हाई कमिश्नर इन कोलंबो सेड इन अ प्रेस रिलीज। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे आगे कितने जो है किलोवाट की पावर प्रोजेक्ट होगी हमारा, वहाँ श्रीलंकन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक तरीके से अपने जो है ट्विटर पे आकर के, ट्विटर हैंडल पे आकर के उन्होंने इंडिया को थैंक्स किया है कि आपने जो है यहाँ हमारे यहाँ पे अपना पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो सहमति दी है उसके लिए थैंक्स किया। तो इससे जो है इंडिया को, चाइना को तो मिर्ची लगनी ही लगनी थी, और चाइना यहाँ पे अब थोड़ा उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करते रहोगे ना तो आपके यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। इस तरीके से आप हमारे अग्रीमेंट को फिर हटाकर फिर इंडिया को लेकर के आए। तो इस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिससे श्रीलंका अपने इस स्टेप से पीछे हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्यों ही पीछे होगा, वहाँ पे उन्होंने थैंक्स भी बोल दिया। और उन्होंने द प्रोजेक्ट विद 530 किलोवाट विंड एनर्जी की बात की गई है, 1700 किलोवाट सोलर पावर की बात कही गई है, और 2400 किलोवाट की बैटरी पावर की बात कही गई है, एंड 2500 किलोवाट ऑफ स्टैंड बाय डीजल पावर की बात कही गई है। तो ये इतने सारे होंगे। और कौन करवा रहा है इंडिया की तरफ से? ये यू सोलर कंपनी है, यू सोलर, यही जो है वहां पे सारी चीजों को इंप्लीमेंट करवाएगी। यू सोलर 3 आइलैंड्स पे हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ये तीनों आइलैंड जो है जा करके देखना है मैप में। द बेंगलुरु कहाँ की कंपनी है? ये बेंगलोर की कंपनी है। ये यू सोलर बेंगलोर की कंपनी है जो कि वहां पे जाकर के ये बिड को इंप्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इस आर्टिकल में थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी 3rd प्रोजेक्ट इन कंट्री, ये कंट्री का 3रा प्रोजेक्ट है। द इनिशिएटिव इज अ 3rd इंडिया बैक्ड एनर्जी प्रोजेक्ट। ये इंडिया की तरफ से इस कंट्री में लगाया जाने वाला 3रा एनर्जी प्रोजेक्ट है। इसके पहले भी हमने 2 एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिए हैं। किसने लगाया हुआ है? द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज स्पीयर हेडिंग अ सोलर वेंचर इन द ईस्टर्न सामपुर टाउन। पहले से ही जो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जो हमारा एनटीपीसी है, वो पहले से ही वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला रहा है। वहाँ के ईस्टर्न टाउन पे, सामपुर टाउन पे, वहाँ पे पहले से ही वो सोलर प्रोजेक्ट चला रहा है। और दूसरा जो है एक है अडानी ग्रुप, वहाँ पे भी एक लगा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के, उसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। मन्नार का जो एरिया है, ये मन्नार की आप खाड़ी देखेंगे, इसी वाले एरिया में ये आप समझ लीजिए श्रीलंका है। मेरे को इतना सुंदर मैप बनाना नहीं आ रहा है दोस्तों, मान लो ये नीचे वाला मैप मैं बना लेती हूँ। ये है आपका श्रीलंका इधर, तो यही है मन्नार वाली खाड़ी। यहीं पे आपको पाक बे दिख जाएगा इधर के एरिया में। और यहीं पे सी डुगोंग, जो सी काऊ होती है, समुद्री गाय होती है, उसका भी पहला कंजर्वेशन बनाया गया है इंडिया की तरफ से। ठीक है,
इसी वाले पाक वाले एरिया में, मन्नार की खाड़ी में ही। तो यहाँ पे ये 2 लोग पहले से ही लगे हुए हैं और ये हमारी तरफ से तीसरा प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट आप कह लीजिए कि अब श्रीलंका जो है एक तरीके से इंडिया की तरफ उसका झुकाव दिख रहा है। और यहाँ से जब चाइना भागी है, यहाँ चाइना को ये प्रोजेक्ट जो दिया गया था, उसकी जो कंपनी थी चाइना की, वहाँ से उनको हटा करके तो वो भाग करके कहाँ पे गए हैं अभी, जो कि अभी इंडिया का करंट में जो हॉट टॉपिक चलता है मालदीव और इंडिया का, मालदीव के पास वो भाग करके गए हैं। जब यहाँ से हटे हैं श्रीलंका के पास से, तो मालदीव के पास में लेकर के गए हैं सीनो, इनका क्या नाम था, सीनो सोलर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, whose energy project was suspended in Sri Lanka in December 2021, signed a deal to implement a similar project in Maldives। सेम ही प्रोजेक्ट अब वो जाकर के मालदीव में उन्होंने साइन कर लिया है लगाने के लिए। तो अब देखते हैं आगे मालदीव में क्या होता है इन चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। चल लेते हैं थोड़ा आगे, बस ये 2 लाइन की है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वे वैसी न्यूज़ नहीं है। बस इसमें हमें जानना क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव द सेल ऑफ आर्म ड्रोन्स टू इंडिया एट अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $3.99 बिलियन का जो है कॉस्ट लगेगा। ये क्या है, ये एक ड्रोन है, अनमैन्ड ड्रोन है। अनमैन्ड ड्रोन तो अनमैन्ड ही होता है दोस्तों, सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन अनमैन्ड है ये। क्या है, द पॉसिबल सेल ऑफ 31MQ-9B, 31MQ-9B, ये कहाँ से मंगवा रहे हैं हम, अमेरिका से मंगवा रहे हैं। बस आप नाम ध्यान रखिएगा कि हम कहाँ से मंगवा रहे हैं। और ये $3.99 बिलियन का हमारा जो है कॉस्ट इसमें आने की संभावना है। और ये क्या है, ये एक ड्रोन है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये हाई एल्टीट्यूड पे, काफ़ी ऊंचाई पे जो है उड़ने वाला ड्रोन है, लॉन्ग एंड्योरेंस और काफ़ी लंबे समय तक ये उड़ सकता है, आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसमें जो है कुछ शस्त्र वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारे डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस ये इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो है हमने जो बताया कि ये कौन सा नाम क्या है इसका, और अमेरिका से हमारे यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये क्या है, एक अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है जो कि हमारे डिफेंस के लिए काम आने वाला है, जो कि लॉन्ग एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जो है उड़ान भरेगा ये, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, अनरिस्ट्रेन्ड पोचिंग प्लेस बिग रोल इन डिक्लाइन ऑफ ओडिशा लेपर्ड। अभी जो लेपर्ड की पॉपुलेशन का एक डेटा आया है हमारे पास में, द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इंडिया, ये डेटा आया हुआ है जिसमें बात कही गई है जो हमारे तेंदुए हैं उनकी 8% उनकी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। कल ही मैंने आपको बताया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिली है, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी कुछ कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या भी कहाँ पे है, यहीं पे ही है, लेपर्ड्स की, तेंदुए की। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और उनको जो है एक क्रम वाइज याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन मिली हुई है। और यहाँ पे हम ओडिशा की बात कर रहे हैं, तो ओडिशा में जो वहाँ का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, तो जहाँ जहाँ पे लगभग टाइगर रिजर्व होते हैं वही जो है एक तरीके से तेंदुए के लिए भी आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जो तेंदुए होते हैं वो क्या है, वो उनका ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उनका ज़्यादा होता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उनका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वो जैसे जो टाइगर्स होते हैं वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही रहते हैं ज़्यादा करके, लेकिन जो तेंदुए होते हैं वो वहाँ से निकल के भाग जाते हैं खाने पीने की वजह से और चीज़ों को के लिए, जैसे आकर के बाहर निकल के वो कैटल्स को मारने लगे। आपने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी, वायरल होती है कि किसी गाँव में पहुँच गए या किसी ऐसे एरिया में, शहरी क्षेत्रों में भी ये निकल के चले जाते हैं कि वहाँ पे कैटल्स वगैरह या जानवर मिल गए, उनको वो मारने वारने लग जाते हैं खाने वाने के लिए। तो इसलिए मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती है। और ओडिशा में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से इनकी डेथ हो रही है, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम क्यों हो रही है, पोचिंग की वजह से। शिकार करने के, जो इलीगल तरीके से शिकार करते हो उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो ये हमारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड इंडिया का रिपोर्ट आया है, ये कब से कब तक को इंक्लूड करता है, 2018 से लेकर के 22 तक के डेटा को इंक्लूड करता है, 2022 तक के डेटा को इंक्लूड करता है। द लेपर्ड पॉपुलेशन इन ओडिशा इज एस्टिमेटेड 568। द पॉपुलेशन हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड सिंस द लास्ट कंट्री वाइड एस्टिमेट ऑफ 760। पहले वाला जो 2018 के पहले हमने जो एस्टिमेट किया था, तब इसकी जो है पॉपुलेशन कितनी थी, 760 के आसपास थी लेपर्ड की ओडिशा में। लेकिन इस टाइम पे शार्पली डिक्लाइन करके ये 568 ही बचा है। तो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1/4 1/4 जो है इनकी पोचिंग हो चुकी है, ये मारे जा चुके हैं यहाँ पे लेपर्ड्स। लगभग 25.26% इनकी पॉपुलेशन में कमी आई है और 192 लेपर्ड्स को जो है
मार दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डेटा थे जो थोड़ा थोड़ा हम जानते रहेंगे। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है इनका। दूसरा कहाँ पे है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये भी कहाँ पे है? ओडिशा में है आपका। और अगला कहाँ कहाँ पे इनका जो है ये इनकी संख्या सबसे ज्यादा। और एक है हीराकुंड जो है एंड कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिमलीपाल, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और हीराकुड एंड कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ही इनका प्रोटेक्टेड एरियाज है लेपर्ड का। और यहीं पे ही इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम देखने को मिली है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। तो ये याद रखना है, हीराकुंड और कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? ओडिशा की है। और ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दूसरा सतकोशिया और सिमलीपाल क्या है? वो टाइगर रिजर्व है ओडिशा का। ठीक है, चलते हैं आगे हम। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस, जो अभी कल के ही न्यूज़ में था कि वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में कुछ जो एमएलएस थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग का क्या मतलब होता है कि वो अपनी पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी को वोट कर दिया, एक तरीके से उनको सपोर्ट दिखा दिया। तो कांग्रेस के मेंबर्स थे, एमएलएस थे, छह एमएलएस थे जिन्होंने वोट कर दिया किसके पक्ष में? राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा था राज्यसभा मेंबर्स के लिए। उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिखा दिया और उनको फिर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में कुछ ऐसे मेथड्स भी बताए गए और हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें कि इनको इस तरीके से करने पे एक तरीके से कह सकते हैं आपकी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था इस ग्राउंड पे, लेकिन और भी बहुत से ग्राउंड है जिन पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था। तो यहाँ पे देखिए पहले न्यूज़ क्या थी, अभी की स्टोरी क्या है अभी तक की। The Rajya Sabha elections in the state of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Karnataka witnessed cross voting by MLAs। तीनों ही जगह पे देखने को मिला है, कर्नाटक में भी, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी। दिस हैज वंस अगेन रेज कंसर्न अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ अ इलेक्शन प्रोसेस। अब इलेक्शन प्रोसेस की जो पवित्रता है उस पर एक तरीके से क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। अगला क्या है? हाउ आर राज्यसभा इलेक्शंस हेल्ड? राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं? एज पर आर्टिकल 80 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 80 है, अनुच्छेद 80 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट टू द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? वो इनडायरेक्टली, ये आर्टिकल 80 में ही दिया गया है दोस्तों। इनडायरेक्टली किनके द्वारा चुने जाते हैं? जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके माध्यम से राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, यह आपका आर्टिकल 80 में दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्ट जाकर के वहां पे इलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, या वो लोग वहां पे जो वहां की हर स्टेट की अपनी जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनमें जो एमपीज वगैरह होते हैं, एमएलएज वगैरह होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। तो वो ये इनडायरेक्ट तरीके का एक इलेक्शन हो गया। The polls for Rajya Sabha will be required only if the number of candidates exceed the number of vacancies। अभी तक के सिनेरियो में क्या चल रहा था कि लगभग जो भी स्टेट्स में जो भी लोग राज्यसभा के मेंबर के लिए खड़े होते थे, तो वहां पे और जो अगला पक्ष होता था, अगर उनके सपोर्ट में ज्यादा पक्ष है किसी एक पक्ष के, तो दूसरा जो पक्ष होता था वो पहले ही हट जाता था वहां पे, तो इतना ज्यादा क्यूओस क्रिएट नहीं हो पाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि एक मेंबर खड़े होते हैं तो 2-3 मेंबर और साथ में उसी सीट के लिए खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर पोल कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। और फिर द पोल्स फॉर राज्यसभा विल बी रिक्वायर्ड ओनली इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्सीड द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसीज हैं उस राज्य के लिए, राज्यसभा में कितने मेंबर्स वो भेज सकता है कोई भी राज्य, ये जो है एक तरीके से हर राज्य का स्पेसिफिक वो है कि वो कितने मेंबर्स राज्यसभा में भेज सकता है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे जो है राज्यसभा में मेंबर्स को डिसाइड किया जाता है कि कितने मेंबर किस स्टेट से आएंगे। अमेरिका में आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई कितना बड़ा राज्य हो, कितना भी छोटा राज्य हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, वहाँ पे उनके जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो 2 मेंबर्स जो है हर स्टेट से आएंगे, वो फिक्स होता है। इक्वलिटी दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि अगर किसी राज्य में जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, राज्यसभा के जितनी सीट्स होती है उससे ज़्यादा कर जाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन करवाना पड़ जाता है। अगर उतने ही मेंबर हो तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वो जो है भेज दिए जाएंगे राज्यसभा के लिए। आगे क्या है? In fact, till 1998 1998 तक the outcome of Rajya Sabha elections were usually a foregone conclusion. The candidates nominated by various parties according to their strength in the assembly used to be elected unopposed.
जितने भी अभी 1998 तक तो ऐसा ही होता था कि जितने भी मेंबर्स उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से जो भी पार्टीज उस जो है असेंबली में होती थी, कोई मेंबर को चूज करती थी वहां पे, उस हिसाब जो चूज कर लिए जाते थे वो बिना किसी ओपोज के जो है इलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब उसके बाद से आगे उसके क्या हो गया है कि यूज टू बी इलेक्टेड अनअपोज, हाउएवर द जून 1998 राज्यसभा इलेक्शंस इन महाराष्ट्र विटनेस्ड क्रॉस वोटिंग दैट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ अ कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट। महाराष्ट्र में क्या हुआ था 1998, वहां पे पहली बारी क्रॉस वोटिंग कर दी गई थी लोगों के माध्यम से। वहां के जो मेंबर्स थे, विधानसभा के जो एमएलएस थे, वो कांग्रेस से हट करके दूसरी पार्टी को उन्होंने वोट कर दिया। वो मेंबर्स थे कांग्रेस के और वोट कर दिया था। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वो भी कांग्रेस के मेंबर्स थे और उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट कर दिया था। और आज का भी रिजल्ट, जो अभी का भी कल का रिजल्ट है, वो भी यही हाल है यहाँ पे कि कांग्रेस के मेंबर्स ने दूसरी पार्टी को जो है वोट कर दिया है, क्रॉस वोटिंग कर दी है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र में 1998 में पहली बार ऐसा मामला देखा गया था, क्योंकि वहां पे जो कांग्रेस के मेंबर खड़े हुए थे फिर वो हार गए वहां पे, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट कांग्रेस की ही रही होगी, जैसा कि इसके हिसाब से ऐसा पता लग रहा है। क्योंकि जो मेजोरिटी में होती है उसका कोई भी मेंबर आता है तो वो जीत जाता है, क्योंकि वही जो है उसमें फिर वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात है वही मेंबर जाएगा। तो फिर और जो लोग होते हैं वो ज़्यादा उसमें टांग अड़ाने की सोचते ही नहीं है। तो लेकिन पहली बार देखा गया कि जब क्रॉस वोट कर दिया तो वो उसको जो कांग्रेस के मेंबर थे वो हार गए वहां पे। इन ऑर्डर टू रेन इन द एमएलएस फ्रॉम सच क्रॉस वोटिंग एंड अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 वाज कैरीड आउट इन 2003। ऐसी चीजों को, क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए पहली बारी 2003 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। किसमें? आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट है, आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का। कब का? 1951 का। आरपीए बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 2003 में। सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट द वोटिंग इन इलेक्शंस टू राज्यसभा शैल बी थ्रो अ ओपन बैलेट। यहाँ पे ये जो है रूल बना दिया गया 59 सेक्शन 59 के तहत, 1951 के सेक्शन 59 के तहत, कि अब से जो वोट किया जाएगा वो ओपन बैलेट में उसकी वोटिंग होगी। ओपन बैलेट का क्या मतलब था कि जो भी बैलेट पे जो भी वोट करेंगे, पहले क्या था, गुप्त मतदान होता था एक तरीके का, तो पता नहीं चल पाता था। तो अब जो है जो भी मतदान होगा वो क्या करेंगे, वो जो मेंबर्स होंगे वो अपने पार्टी के जो एक निर्देशित मेंबर होंगे, जो व्हिप वगैरह होंगे, जो उस पार्टी के लोग वोट करेंगे, उनका जो बैलेट होगा वो मेंबर जो है उनकी पार्टी का देखेगा कि आपने किसको वोट किया है। लेकिन वो दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं देख सकता, उसके खुद की पार्टी का ही वो मेंबर देखेगा, जिसको जो है एक मेंबर निर्देशित किया गया होगा कि यही मेंबर जो है चेक करेगा वोट्स को। ठीक है, द एमएलएज। और यहीं से ही जो है इस ओपन बैलेट के इलेक्शन की शुरुआत हुई थी राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। 50 सेक्शन 59 के अंतर्गत में ये चेंज किया गया था। The MLAs of the political parties are required to show their ballot paper to the authorized agent of their party। ये वही बात करी, authorized agent को दिखाएंगे वहां पे। Not showing the ballot paper to the authorized agent or showing it to anyone else will disqualify the vote। अगर आपने अपने authorized agent को नहीं दिखाया अपनी पार्टी के, जिसको आपके पार्टी ने जो है एज अ निर्देशित किया है कि यही व्यक्ति देखेगा वोट को, आपने उनको नहीं दिखाया, किसी और को दिखा दिया, तो ये क्या करेगा, आपका वोट ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी। इंडिपेंडेंट एमएलएज आर बार्ड फ्रॉम शोइंग देयर बैलेट्स टू एनीवन। जो इंडिपेंडेंट एमएलएज थे, जो स्वतंत्र चुनाव लड़के आते थे एमएलएज, उनको जो है किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं होती थी। व्हाट डज द 10th शेड्यूल स्टेट? हमारा 10वां शेड्यूल क्या कहता है संविधान का, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है? ये कब आया था? 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन दोस्तों 1985 का। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था हमारा 10वां शेड्यूल, जो कि दल बदल विरोधी कानून के से संबंधित है। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ थ्रू द 10th शेड्यूल इन 1985। This schedule provides that the member of a house of a parliament or a state legislature who voluntarily gives up the membership of their political party or votes against the instruction of their party in a house are liable for disqualification from such a house।
यहाँ पे बात ये कही जा रही है, इसके इस 10वें शेड्यूल के अंतर्गत में जो ये प्रावधान बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति एक तो वॉलंटरली वो अपनी मेंबरशिप छोड़ सकता है कि हम अब पार्टी में नहीं रह सकते हैं, हम रिजाइन मार रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए एक तरीके से। लेकिन अगर उन्होंने अब द मेंबरशिप देयर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अगर उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाकर के वोटिंग कर दी, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है तो उनके मेंबर्स को ये निर्देश होता है कि आप अपनी पार्टी के लिए ही वोट करेंगे, भले ही आप उस जो है बिल से सहमत हो ना हो, लेकिन आपको वोट करना अपनी पार्टी के ही पक्ष में पड़ेगा। लेकिन आप अपनी पार्टी से हट के किसी और पार्टी को कर देते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। membership of their political party or votes against the instruction of their party in house are liable for disqualification. This instruction with respect to voting is issued by the whip of a party. ये इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया जाता था कि आपको अपनी ही पार्टी को करना है। एक हर पार्टी का अपना विप होता है। विप क्या होता है दोस्तों? वो पार्टी में सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लायबल होता है। पार्टी के अंदर कब क्या होगा, कैसे होगा, इन सब का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? मतलब वो सदन के अंदर में पार्टी कैसा बिहेव करेगी, इसकी जिम्मेदारी किसी भी पार्टी के विप को होता है। एक पार्टी का एक विप बनाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों को सदन के अंदर में देखता है। ठीक है। हाउएवर द इलेक्शन टू राज्यसभा आर नॉट ट्रीटेड एज अ proceeding within the legislative assembly. The election commission, drawing reference to Supreme Court judgment, had issued a clarification in July 2017. अब यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं? However, the elections to Rajya Sabha are not treated as a proceeding within the legislative assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अंदर में प्रोसीडिंग चलती है राज्यसभा का, जब वहाँ पे वोटिंग होती है तो उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो चलने वाली प्रोसीडिंग है उस रूप में हम नहीं मानते हैं। द इलेक्शन कमीशन ड्रॉइंग रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो है इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस दिया था 2017 में, had issued clarification July 2017. It specifies the provisions of the 10th schedule with respect to voting against the instruction of the party will not be applicable for a Rajya Sabha election. यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि ये जो असेंबली में जब राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा होता है, किसी भी असेंबली भी, किसी राज्य की असेंबली में, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था इसमें ये बात कही गई थी। 2017 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का उदाहरण लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा था कि जो राज्यसभा में क्या कहते हैं विधानसभाओं में राज्यसभा के लिए इलेक्शन का जो मामला चल रहा होता है वो एक तो वहाँ की एज अ प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा कि उस स्टेट की जो है प्रोसीडिंग चल रही है, वो तो सेंटर के लिए चल रही है। तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से अलग हट के दूसरी पार्टी के लिए जो है किसी मेंबर को वोट कर देता है तो ये उसका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा राज्यसभा के इलेक्शन के संदर्भ में। It specified that the provision of the 10th schedule with respect to voting against the instruction of the party will not be applicable for Rajya Sabha elections. Furthermore, political parties cannot issue any whip to its member for such elections. तो इसलिए जो राज्यसभा का इलेक्शन होगा किसी भी विधानसभा के अंतर्गत में वहाँ के मेंबर के लिए, तो फिर वहाँ का जो पार्टी विप होगा वो किसी भी तरीके का जो है डिसिप्लिन का वो इशू नहीं कर सकता है उसके अपने किसी मेंबर के अगेंस्ट में। ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, ये बात है। मेंबर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस कैन बी लुक्ड इनटू अ इनफर इट इफ इट क्वालिफाइज एज अ वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप। बस ये तभी हो सकता है कि वो खुद से ही उन्होंने अपनी वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दिया हो। इट मे बी नोटेड दैट द 6 कांग्रेस MLAs who cross voted in हिमाचल प्रदेश have been disqualified under the 10th schedule. इनको 10वें शेड्यूल के अंतर्गत ही डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो बाद में जो यहाँ पे 2017 का जजमेंट जो है जजमेंट का लिया था जरिया एक तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन ने, और उसमें कहा गया था कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होगा विधानसभाओं के अंतर्गत में जो होता है राज्यसभा का इलेक्शन, वहाँ पे ये आप उनको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड वहाँ पे नहीं मान सकते हैं अगर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वहाँ पे वोट करते हैं तो। लेकिन अभी जो हिमाचल प्रदेश में मामला आया है यहाँ पे 10th शेड्यूल के अंतर्गत ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा यही इसी बात का जो है इशू चल रहा है कि जब यहाँ पे ये जजमेंट आया था कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। Have been disqualified under the 10th schedule for defying the party whip and being absent during the passage of the budget in the assembly. ठीक है, what have the courts ruled? कोर्ट ने क्या कहा है अभी तक इन सारी चीजों में? द सुप्रीम कोर्ट इन इंपॉर्टेंट जजमेंट है कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का केस है, 2006 का है, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। अपहेल्ड द सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट फॉर राज्यसभा इलेक्शन। जो राज्यसभा इलेक्शंस में ओपन बैलेट का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ ठीक है ये वैलिड है,
उसको अनवैलिड करार नहीं दिया था। और उन्होंने रीजन क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, रीजन दैट इफ सीक्रेसी बिकम्स अ सोर्स फॉर करप्शन, अगर सीक्रेसी मेंटेन करना करप्शन का सोर्स बन जाता है, वहां पे करप्शन होने लग जाए उसकी वजह से, देन ट्रांसपेरेंसी हैज द कैपेसिटी टू रिमूव इट, तो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के पास ये राइट है कि उसको वो हटा दे। दिस वॉज अ वेरी गुड जजमेंट। जजमेंट क्या मतलब, इन्होंने जो बोली थी ये बात यहाँ पे कि अगर सीक्रेसी करप्शन का जरिया बन जाता है तो ट्रांसपेरेंसी के पास भी ये अधिकार है कि उस सीक्रेसी को ही हटा दे वहां से, ठीक है। ये कहा था 2006 के कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी। However, in the same case, the court held that उसी केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था an elected MLA of a political party would not face disqualification under the 10th schedule for voting against the party candidates। और 2006 में ही जिसका रेफरेंस यहाँ पे दिया था हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसी में ही उन्होंने कहा था कि अगर MLA कोई भी राज्यसभा का जो इलेक्शन हो रहा है वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में कहीं पे वो वोट कर देते हैं तो 10th शेड्यूल के अंतर्गत में वो जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। He she made at the most attract disciplinary action from their political party। वो बस क्या कर सकते हैं कि वो एक तरीके से डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके अगेंस्ट में ली जा सकती है उनकी पार्टी की तरफ से, बस इतना ही, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। और अगला एक केस कौन सा था, रवि एस नायक एंड संजय बांदेकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 का भी एक केस था। 1994 में केस आया था, कौन सा, रवि एस नायक एंड संजय बांदेकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप अंडर द 10th शेड्यूल इज नॉट सिनोनिमस विद ओनली फॉर्मली रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी टू विच द मेंबर बिलोंग्स। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि संजय बांदेकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो रवि एस नायक एंड संजय बांदेकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1994 के आसपास में, उसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई भी मेंबर दैट वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप अंडर द 10th शेड्यूल, कोई भी मेंबर अगर पार्लियामेंट में या एमएलए जो विधानसभाओं में अपनी मेंबरशिप वहां पे छोड़ता है, उस सीट पे छोड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, अपने मन से उन्होंने वो जो है रिजाइन मार दिया उस सीट पे, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पार्टी से ही हट गया। वो पार्टी में है लेकिन उन्होंने बस अपनी जो है उस जो है एमपी या एमएलए के पद से वहां पे रिजाइन किया, उन्होंने वॉलंटरीली वहां से स्वयं की स्वेच्छा से ही वहां से हटे हुए हैं वो, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ सॉरी ये यहाँ से था, द कंडक्ट ऑफ अ मेंबर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस कैन बी लुक्ड इनटू अ इनफर इफ क्वालिफाइज एज वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप। तब ये तभी माना जाएगा जब वो वॉलंटरी एक तरीके से कह दें कि नहीं हम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते। इट मे बी नोटिस दैट द 6 कांग्रेस एमएलएज, ये यहीं पे ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे फिर उनको पूरी पार्टी और उससे ही कैसे हटा दिया गया, और यहाँ पे ये जो केसेस थे कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, आगे क्या हो सकता है। It is to uphold the higher principle of a free and fair election and its purity that the court upheld the system of open ballot to Rajya Sabha elections. However, the instances of a cross voting in the last decade have defeated the intent behind this procedure. अब ये जो हम जिस उद्देश्य से ये चीज़ें लेकर के आए थे, लेकिन उसका ही उद्देश्य इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, जो कि हम एक तरीके से पारदर्शिता बनाएंगे, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उसके ही हमारे उद्देश्य को इन्होंने खारिज कर दिया यहाँ पे इस क्रॉस वोटिंग ने। इट वुड बी विशफुल थिंकिंग टू एक्सपेक्ट एनी फर्दर अमेंडमेंट्स टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज अगेंस्ट द सच वोटिंग प्रैक्टिसेस सिंस रूलिंग पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम सच अनप्रिंसिपल टैक्टिस। यहाँ पे बात कही जा रही है कि हमें फिर इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे ये आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उनमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि जो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे फ़ायदा किसको पहुँचता है, उस टाइम पे जो रूल कर रही होती है पार्टी, उस टाइम पे जो सरकार में होती है, गवर्नमेंट में पार्टी होती है, उसी को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है। तो जो भी जिस टाइम पे सरकार में रहेगा तो वो एक तरीके से नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ों को चेंज किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, कई बार जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जो है बीच बीच में बोला कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग ना किया जाए। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो ये मेंबर्स होते हैं, जो एमपी एमएलएज होते हैं, ये दूसरी पार्टी ने उनको एक तरीके से ल्योर कर दिया, प्रलोभन दे दिया, उनको या तो पैसे दे दिया, किसी और सीट का लालच दे दिया कि हम आपको मिनिस्टर बना दे, तो उस पार्टी को छोड़ के कभी वो उस पार्टी में चलेंगे, वो उस पार्टी को छोड़ के कभी उस पार्टी में चले गए। तो इसी को ही जो है गवर्नमेंट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग बोला। और आप देख रहे हैं कि जो मेयर का अभी अभी इलेक्शन हुआ था
चंडीगढ़ के मेयर वाला जो इलेक्शन था, वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बैलेट के साथ में छेड़छाड़ कर दी। बाद में बीजेपी के मेंबर जीते और बाद में फिर से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और तो और मतलब कि इतना जो है आप बेशरम कह लीजिए कौन हो सकता है कि वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़े होकर के भी बोल रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी उनकी रिकॉर्डिंग है कोर्ट के जज के पास में, हमारे सीजेआई के पास में, और वो सामने से देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तब भी वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारी जो है इसका एक पार्ट था, जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो इलेक्शन हम करवाते हैं उसी का एक पार्ट था, उसी के तहत हम कुछ ऐसा कर रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ऐसा ही बात है, अभी भी आप लोग मानने को तैयार नहीं हो तो आप एक काम करो, जितने बैलेट थे सबको लेकर के आओ मेरे सामने। तो सारे के सारे बैलेट उनके सामने 20 के 20 आ गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा उसमें कि 8 के ऊपर जो स्याही लगी थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आपने स्याही लगाई है इसमें ना बस इसकी ही प्रॉब्लम है, इसमें बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है इस बैलेट पेपर में। तो फिर उनको अल्टीमेटली मानना पड़ा कि हाँ हमने ऐसा किया था। तो आप देख रहे हैं इतने ज्यादा बेशर्मी की हद कर देते हैं लोग। तो यहां पे यही बात कही गई है और कह रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट नेवरदलेस इन द केस रिलेटिंग टू द चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एंड ऑब्जर्व द, वही चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात हो रही है, इट विल नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर। वहां पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि वो ऐसे अलाउ नहीं कर सकती है, डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने दे सकती है कि आप हमारे लोकतंत्र की ही हत्या कर दो। क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस इज अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और ये क्रॉस वोटिंग जो राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग होती है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट, काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए। द कोर्ट में देयरफॉर इनिशिएट अ सुओ मोटो, हो सकता है इस पे जो है कोर्ट कोई सुओ मोटो ले, स्वसंज्ञान ले, खुद से ही जो है देखे मामले को, फिर उसमें कुछ डिसीजन देगी क्या हमें बदलाव करने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो रूलिंग पार्टी होगी दोस्तों वो तो कुछ ऐसे बदलाव नहीं करना चाहिए अगर उसके पक्ष में कहीं पे बात आती है तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई जो है डिसीजन लेगा, कुछ बातें कहेगा, हो सकता है अपने पहले की रूलिंग में कुछ चेंजेस वगैरह लेकर के आए वो। द हिमाचल प्रदेश स्पीकर डिस्क्वालीफाई द 6 MLAs इवेंचुअली कम्स अप बिफोर इट ऑन अपील। इट में इन, अब ये लोग जो है बोले हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं इनको वो देखना होगा। इट में इन दैट प्रोसेस रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर इन कुलदीप नैयर केस, ये जो 2006 का केस था जिसमें इन्होंने कह दिया था कि इस ग्राउंड पे इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, तो अब उसको हो सकता है रिव्यू कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पे, हो सकता है हाँ आगे क्या डिसीजन आता है वो देखने की बात होगी कि इस पे क्या ठोस डिसीजन लिया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या करती है। तो चलिए अब एक छोटा सा और आर्टिकल बच रहा है, ये देख लेते हैं हम। इंडिया टू सी वार्मर समर एज एल नीनो कंडीशंस कंटिन्यू। हम जो है बात ये हो रही है कि जो एल नीनो बना रहेगा और इंडिया जो है गर्मी हमारे यहाँ पे बढ़ सकती है। तो पहले से ही आप लोग अपनी कमर बांध लो और तैयार हो जाओ कि गर्मी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, लेकिन उसके बाद में एवरेज से ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना है। कब तक रहेगी गर्मी? लगभग ये रहेगी, India is likely to experience a warmer summer this year with El Nino conditions predicted to continue at least until मई तक रहेगी। द इंडियन, हमारी जो है IMD ने डिपार्टमेंट ने इसको बोला है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है, सेड ऑन फ्राइडे मोर हीट वेव डेज देन नॉर्मल आर प्रेडिक्टेड। जो काफ़ी ज़्यादा हीट वेव डेज होंगे, जो नॉर्मली हीट वेव डेज होते हैं जो एक साल में, उससे ज़्यादा हीट वेव डेज हो जाएंगे इस समर में हमारे पास में। ओवर नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका एंड मेनी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा। तो आप देखेंगे कि जब मानसून वाला सीजन आता है तो ये वेस्टर्न की तरफ से, पश्चिम तरफ से, और जो है नॉर्थ वेस्ट की साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून आता है वहीं से बारिश होती है। लेकिन जब एल नीनो का जो है मुद्दा आ जाएगा तो फिर बारिश होना मुश्किल हो जाएगा। एल नीनो क्या होता है दोस्तों? जो हमारी पेरुवियन कोस्ट होती है, कहाँ की होती है वो? साउथ अमेरिका की। मान लो ये मुझे मैप तो कैसे ही बनाऊं दोस्तों मैं, आप साउथ अमेरिका का मैप देख लेना, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे होगा, ऐसे करके ये साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप इंडिया मान लो, ये इंडिया हो गया, और इधर आप अफ्रीका वगैरह मान लो, इधर आगे आगे जाके, ठीक है। तो बस मैं ये बता रही हूँ कि ये जो पेरुवियन कोस्ट है, ये वाला कोस्ट, यहाँ पे जो है क्या चलती है? हम्बोल्ट पेरुवियन धारा चलती है, पेरुवियन स्ट्रीम होती है, जिसको हम हम्बोल्ट स्ट्रीम के भी नाम से जानते हैं। वो कोल्ड स्ट्रीम होती है, वो ठंडी जल धारा होती है। लेकिन जब एल नीनो का समय आता है, तो
क्या होता है यहाँ पे, अचानक से यहाँ की जो जलधारा होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वहाँ पे गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप जानते ही हैं कि कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, या नॉर्मल भी आप जो है साइंस वगैरह में भी आपने देखा होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस जगह पे गर्म काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती हैं, फिर वो ऊपर उठने लग जाती हैं, तो वो आसपास की हवाओं को अपने पास में खींचने लग जाती हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर से फिर वो लो प्रेशर की तरफ सारी हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पे जो इंडियन ओशन वगैरह है यहाँ की भी सारी हवाओं को ये खींच करके इधर लेके चली जाएंगी। यहाँ पे पहले ठंडी जलधारा होती थी, ठंडा होता था ये कोस्ट पूरा का पूरा, और यहाँ पे गर्म होता था। तो अब ये उल्टा हो जाएगा इसका, यहाँ पे गर्म हो गया और यहाँ पे फिर ठंडा हो गया ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, और सारी की सारी हवाएं इधर चली जाएंगी। तो फिर इधर हवाएं अगर सही से बचेंगी नहीं तो बारिश कैसे होगी। और ये एल नीनो का यही सीन होता है। और एक होता है ला नीनो, जब नॉर्मल रेंज में यहाँ पे कोल्ड स्ट्रीम होती है और जो है इधर जो नॉर्मल होता है, लेकिन वही जो है कोल्ड स्ट्रीम जो है उनकी जो स्थिति नॉर्मल स्थिति जो होती है वो थोड़ा सा हाइप कर जाती है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम जो है ला नीनो की स्थिति देखते हैं। तो एल नीनो का बस यही है कि ये पेरुवियन जो कोस्ट होता है यहाँ पे जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये जो धारा चलती है हमबोल्ट वाली, ये ऐसे करके चलती है, वो क्या साउथ टू नॉर्थ की तरफ चलती है, ये साउथ टू नॉर्थ की तरफ। फिर यहाँ से जो है जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ पे फिर ये चलने लग जाती है सारी, यहाँ पे आके गिरने लग जाती हैं सारी हवाएं, यहाँ पे आके गिरने लग जाती हैं आपके पेरुवियन कोस्ट पे। तो हमारा जो इंडियन ओशन वगैरह का यहाँ का पार्ट है ये भी जाके सारी हवाएं यहाँ पे चली जाती हैं। तो फिर इधर बारिश जो है पूरा वर्ल्ड का एनवायरमेंट यहाँ पे प्रभावित हो जाता है एल नीनो की वजह से, चाहे वो क्रॉप का पैटर्न हो, चाहे फसलों की जो स्थिति है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और इस एरिया में फिशिंग वगैरह की जो स्थिति होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी बात थी दोस्तों। तो आज के आर्टिकल हो गए हमारे समाप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिसपे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, मन करे तो रिवाइज कर लीजिएगा, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी मिले आपको तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये थोड़ी सी दुख की बात तो है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, करेंगे जब हमारी चीज़ें पसंद आने लग जाएंगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी करते ही रहेंगे दोस्तों। तो बस रिक्वेस्ट लेकिन मेरी यही है कि कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, इससे हमारा मोरल बूस्ट होगा। और यहाँ पे कई और चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाई जा रही हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। मैं हर बारी आपसे बोलती हूँ कि आपको अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ, मेंटल जो है कंडीशन है उसको भी बहुत अच्छे से स्वस्थ बना के चलना है, क्योंकि ये जो है जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है आपकी ये प्रिपरेशन की, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पीसीएस वगैरह की हो, इवन गवर्नमेंट एग्जाम की ही जर्नी जो है, क्योंकि कंपटीशन भी इतना ज़्यादा आज के टाइम बढ़ चुका है कि एक थोड़ा ठीक ठाक लंबा समय लग ही जा रहा है लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इस दौरान आपको अपने मेंटल हेल्थ को बना के ही रखना है, क्योंकि जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और उसके साथ में कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो आप पहले अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाइए। देखिए थोड़ा सा अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करेंगे तो अपने आप आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेगा। जब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है तो आपका दिमाग भी जो है काफ़ी एनर्जेटिक फील करता है, ऑक्सीजन सही पहुंचता है, तो आपका जो डिप्रेशन वगैरह का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कोशिश करिए चीज़ों को खाते पीते भी एक सही सी डाइट भी रखिए। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि आप पढ़ाई के साथ साथ में अपने शरीर का भी ख्याल रखिए। अगर आप पढ़ाई को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ में ध्यान रखिए अपना, हम लोग की शुभकामनाएं भी आए आपके साथ में आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पे हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है एनसीईआरटी का, दोनों ही लैंग्वेजेस में चल रहा है। ये बेसिक टू एडवांस चलेगा, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की इसमें एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आप अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो मजबूत बनाइए दोस्तों। अब मेरी जो है एनर्जी हो गई है खत्म, तो मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहूँगी। और यहाँ पे आपको QR कोड दिया गया है, तो जा करके आप QR कोड को यहाँ से स्कैन कर लीजिए, या फिर हमारे प्ले स्टोर पर चले जाइए और वहाँ पे द नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके आपको ऐप मिल जाएगा, और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, और हमारे नोटबुक IAS चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।